Hey, how are you all? This is your Indian Polity class second. क्लास फर्स्ट का पढ़ाया हुआ याद है? चलो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्लास फर्स्ट में क्या पढ़ा था? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, उसके कॉम्पोजिशन, वर्किंग, क्रिटिसिज्म। देन हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कि उसका आइडिया किसने दिया, डिमांड किसने रखी, कौन से मिशन के अंडर आया था वो। देन हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन, कि उसमें टोटल जो सीट्स थी वो कितनी थी, 389 यूनिकैमरल थी वो, पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे उसके लिए। देन हमने पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग, जिसमें हमने पढ़ी थी मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946, सेकेंड हुई थी 12 दिसंबर को। देन 13 दिसंबर को उनका फर्स्ट सेशन हुआ था, जिसमें रखा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, और उसके बहुत सारे मेन पॉइंट्स थे। देन हमने पढ़ा था इसके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे दो और एडिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमने पढ़ लिए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइज़र थे BN राव, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे HVR यंगर। ये दो और ऐड कर लेना अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो। देन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया, ये फ़िलॉसफी था, इसके मेन पॉइंट्स जो हमने करने हैं, और इसके मेन पॉइंट्स आप लिख लेना, क्योंकि इसके जो मेन पॉइंट्स आपको ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखे हुए मिलेंगे वो थोड़े से टफ़ हैं, वो आपको लर्न करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा अगर रिटन एग्ज़ाम में लिखना आ जाता है तो। और अगर आप ये पॉइंट्स लिख लेंगे थोड़ा इजी लैंग्वेज में, और आपको लर्न करने में भी आसानी रहेगी, तो मैं प्रेफर करूँगी आपको ये पॉइंट्स लिखना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के की इफ़ेक्ट्स, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बाकी की वर्किंग, कि उन्होंने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग इन सब को अडॉप्ट किया था। उसके बाद हमने दो मेन पॉइंट्स पढ़े थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इनेक्ट और अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चेंजेस आए थे इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से, उसके कॉम्पोजिशन में क्या चेंजेस आए थे, एंड देन उसके पोजीशन में क्या क्या चेंजेस आए थे। पोजीशन में हमने पढ़ा था कि उसका ड्यूअल फंक्शन हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ उसका लेजिस्लेशन का भी वर्क हो गया था। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ऐसा नहीं था कि उसके सभी मेंबर्स सबके सब काम कर रहे थे। जैसे घर में होता है अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई थी। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई थी। कुछ कमेटीज़ ऐसी थी जो मेजर कमेटीज़ थी, और कुछ कमेटीज़ ऐसी थी जो माइनर कमेटीज़ थी। जो मेजर कमेटीज़ थी वो थी टोटल 8, उनका नंबर था 8, एंड उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और 8 के अलावा जितनी भी कमेटीज़ थी वो सब थी माइनर कमेटीज़, उन सब के चेयरमैन थे अलग अलग काम को हैंडल करने के लिए। सो नेक्स्ट इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? जैसे हर एक कमेटी को अलग अलग काम दिया गया था, तो ऐसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम दिया गया था, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पॉइंट रखने हैं, क्या कैसे रखना है। मतलब जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसमें टोटल 389 मेंबर थे, जो कि बाद में 299 रह गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने उसमें से विड्रॉ कर लिया था। सब ने नहीं, कुछ ने, जो पाकिस्तान डोमिनियन से बिलोंग करते थे। तो जो वो 299 मेंबर थे, उन सब का काम नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना। उसमें से कुछ लोगों को मिला के एक कमेटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। तो वो कब सेटअप की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 1946 में सेटअप की गई थी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, उसको अडॉप्ट किया गया। देन माउंटबेटन प्लान आया। देन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, और उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 7। अब ये जो मेंबर्स के नेम हैं आपको लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 मेंबर्स थे, बट बाद में उनमें से किसी की डेथ हो गई थी और किसी की हेल्थ ख़राब थी, उसकी वजह से उन्हें चेंज भी करना पड़ा था। तो अगर आप लर्न करने जाएंगे तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि 7 मेंबर्स थे। उसके बाद है चेयरमैन,
जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो आपको पता ही है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो ही इज़ नोन एज मॉडर्न मनु। मनु कौन थे? हिंदी के जो धार्मिक ग्रंथ हैं और जो हिंदू की मान्यताएं हैं उनके अनुसार मनु को पहला इंसान माना जाता है, कि वही पहले इंसान थे। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी ही इज़ नोन एज प्रोजेनेटर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं इसी रेफरेंस में, फिर उनको मॉडर्न मनु भी कह देते हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट किया ही था, बट उसके लिए उसने बहुत सारी जो अलग अलग कमेटीज़ बनाई थी उनके व्यूज़ को भी अकाउंट में लिया था। मतलब जैसे एक कमेटी थी, मेजर कमेटीज़ थी ना जो 8, उन मेजर कमेटीज़ में से एक कमेटी थी जिसको काम दिया गया था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एडवाइस देने का। तो उन लोगों ने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एडवाइस दी, इन्होंने फिर उनमें से कुछ रखी कुछ नहीं रखी। तो ऐसे नहीं था कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी है तो सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी, ऑल्दो इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था, बट जो आइडियाज़ थे वो सिर्फ इनके नहीं थे, आइडिया और लोगों के भी थे। और इन टोटल इस कमेटी ने कितने दिन काम किया था? 114 डेज काम किया था। देन नेक्स्ट इज़ ड्राफ्ट्स। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे ऐसा नहीं था कि उसने एक बार में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था पहली ही बार में सबको पसंद आ गया, और जो हम आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं वो पहली ही बार का बनाया हुआ है। उन्होंने बहुत सारे ड्राफ्ट्स प्रिपेयर किए थे और उन ड्राफ्ट्स की हमें अब इंफॉर्मेशन पढ़नी है। जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो पब्लिश किया गया था फरवरी 1948 में। कब पब्लिश किया गया था? फरवरी 1948 में। ड्राफ्टिंग कमेटी वो सेटअप इन 1947। फिर उनको थोड़ा टाइम लगा डिस्कस करने में और ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में, उन्होंने प्रिपेयर किया और फिर उसको पब्लिश किया फरवरी 1948 में। फिर उन्होंने क्या किया, वो ड्राफ्ट को पब्लिश करने के बाद जो आम जनता थी उसको 8 महीने दिए, 8 मंथ्स दिए उसको डिस्कस करने के लिए। फिर उसके बाद लोगों ने उसको डिस्कस किया, देन लोगों के बहुत सारे कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, सजेशंस, बहुत कुछ आया। उसके बाद अकॉर्डिंगली लोगों के क्रिटिसिज्म और सजेशंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंज करके फिर एक और ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया जो कि सेकंड ड्राफ्ट था, और फिर उसको पब्लिश कर दिया गया अक्टूबर 1948 में। आप लोग वर्किंग देखिए कितनी फास्ट थी ड्राफ्टिंग कमेटीज़ की। उन्होंने 1948 में फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश किया, देन 8 मंथ्स दिए। 8 मंथ्स देने के बाद जैसे ही उनके पास क्रिटिसिज्म सजेशन आए उन्होंने बहुत फास्टली वर्क किया, और थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने अक्टूबर 1948 में सेकंड ड्राफ्ट जो था वो पब्लिश कर दिया। देन सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश करने के बाद वापस से फिर लोगों ने क्रिटिसिज्म, कमेंट और सजेशन दिए। उसके बाद उसके बेसिस पे उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट बना लिया एक, बस वो उन्होंने पब्लिश नहीं किया पब्लिक में, 2 बार ऑलरेडी पब्लिश कर चुके थे वो उन्होंने सीधा इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वो कब इंट्रोड्यूस किया? 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को। फिर जो असेंबली के बाकी के मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा, उन लोगों ने 5 दिन के लिए उसको डिस्कस किया 9 नवंबर 1948 तक। बट वो जो डिस्कशन थी वो जनरल थी, जैसे ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लेते हैं ना पेपर के टाइम में कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं, वैसे वो जनरल डिस्कशन थी। बट जो क्लोज टू क्लोज डिस्कशन हुई थी वो उसकी स्टार्ट हुई थी 15 नवंबर 1948 को, और वो चली कब तक थी? 17 अक्टूबर 1949 को। यहाँ पे टाइम देखिए, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो गए। 1948 में डिस्कशन स्टार्ट हुई थी और 1949 में जो थी वो उनकी डिस्कशन ख़त्म हुई थी। उस डिस्कशन में क्या हुआ, बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो थे वो प्रपोज किए गए थे। 7653 अमेंडमेंट्स थे जो प्रपोज किए गए थे, बट उसमें से जो एक्चुअली डिस्कस किए गए थे वो थे 2473। जो बाकी के अमेंडमेंट्स थे वो डिस्कस नहीं किए गए थे, और जो डिस्कस किए गए थे फिर उनको डिस्कस करने के बाद थोड़ा और चेंजेस करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में फिर एक प्रिपेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी फाइनल रीडिंग हुई थी। वो फाइनल रीडिंग जो कि थर्ड रीडिंग भी थी, फर्स्ट रीडिंग कौन सी हुई थी? जनरल। सेकंड रीडिंग कौन सी हुई थी? क्लोज टू क्लोज। और जो थर्ड रीडिंग, जो फाइनल रीडिंग भी थी, उसको हम पढ़ेंगे किसमें? इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें जो थर्ड रीडिंग हुई थी वो कब हुई थी? चिल्ड्रंस डे पर, 14 नवंबर 1949 थर्ड रीडिंग उस दिन हुई थी, और सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी लोग थे। और उसके बाद फिर 26 नवंबर 1949 को मोशन पास किया गया। अब मोशन क्या
होता है, जैसे स्कूल में होता है ना कि कोई काम होता है, जैसे क्लास में कोई सामान चाहिए होता है तो एप्लीकेशन लिख के देते हैं प्रिंसिपल सर को और फिर वो जो हैं आगे से साइन करके उसको अप्रूव करते हैं। ऐसे ही पार्लियामेंट में ऐसे ही नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि हाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, चलो आज से इसको एनफोर्स कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, हर काम के लिए मोशन पास करना पड़ता है और मोशन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं। तो फ़िलहाल आप इतना कर लीजिए कि बस मोशन जो था उन्होंने पास कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। आपको याद है फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था 26 नवंबर 1949 ये वही डेट है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट एंड अडॉप्ट किया गया था। और फिर जब ये मोशन पास कर दिया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर सिग्नेचर किए गए। सिग्नेचर किसने किए? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ने एंड देन मेंबर्स ने। बट मेंबर्स क्या थे उस टाइम? 299 मेंबर्स में से सिर्फ 284 प्रेजेंट थे, कुछ की डेथ हो गई थी और कुछ बीमार थे एंड देन कुछ एब्सेंट थे। उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था उसमें एक था प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। एज पर 26 नवंबर 1949 आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। अब ये प्रियम्बल क्या है? जैसे आप मूवी देखते हैं, मूवी से पहले उसका ट्रेलर आता है ना, तो जो प्रियम्बल था वो कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेलर था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आया था, वो बाद में आया था। अब उसका क्या सीन है वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट ये जो डेटा था वो 26 नवंबर 1949 का था। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंटली हमारे पास है प्रियम्बल, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स एंड देन 104 अमेंडमेंट्स। अब ये चेंज किस लिए हुए? क्योंकि उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम के लोगों को, उनके डिमांड्स को ध्यान में रख के बनाया गया था। ज़रूरी नहीं है उस टाइम जो सिचुएशन थी वो अभी भी हो। तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे आर्टिकल्स निकाल दिए जाते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं। और जो आर्टिकल्स ऐड होते हैं उनका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे आर्टिकल ऐड हो गए, शेड्यूल ऐड हो गए। और अमेंडमेंट्स क्या होता है? चेंजेस, किसी आर्टिकल में चेंज कर देना। तो अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एनफोर्समेंट। इनैक्ट तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद अब उसको एनफोर्स करेंगे। एनफोर्समेंट का आप लोगों को पता ही है, एनफोर्स कब किया गया था? वो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था एक्चुअल में उसके सभी आर्टिकल उस दिन एनफोर्स नहीं हुए थे। कुछ आर्टिकल ऐसे भी थे जो उससे पहले यानी कि 26 नवंबर 1949 को एनफोर्स हो गए थे। वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। आपको इस टाइम स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत सारे आर्टिकल्स थे जो 5 से लेकर 9 हैं। दीज आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। देन 60 दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। 324 इलेक्शंस। 366 डेफिनेशंस। 367 इंटरप्रिटेशंस। 379 ये रिपील हो चुका है। रिपील मतलब ख़त्म हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में से निकाला जा चुका है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 380 भी, 388, 391 ये चारों के चार आर्टिकल रिपील हो चुके हैं। देन 392 ये प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड था। देन 393 ये टाइटल से रिलेटेड था, शॉर्ट टाइटल। देन उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था वो 26 जनवरी को ही क्यों एनफोर्स किया गया था? क्योंकि सेम डे 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। आपने पढ़ा होगा आपकी हिस्ट्री की बुक्स में। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था, इसलिए 26 जनवरी डेट रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने के लिए। और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ उस दिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया दोनों के दोनों रिपील यानी ख़त्म कर दिए गए। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस चली गई, नहीं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जो जो आर्टिकल्स या उसमें लिखी गई जो बातें हमारी कंट्री को चलाने के लिए ज़रूरी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ऐड हो चुकी थी। और जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया था उसके भी मेजॉरिटी ऑफ जो उसमें बातें लिखी हुई थी वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो चुकी थी। उसके बाद इनको रिपील किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हम पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया हम बाद में पढ़ेंगे अलग से सेपरेट चैप्टर में जिसमें हम सारे एक्ट्स पढ़ेंगे।
देन नेक्स्ट, एबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949, इसको रखा गया था, इसको रिपील नहीं किया गया था। यहाँ पे आपने क्या पढ़ना है, प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट को नहीं रखा गया था, उसके एबॉलिशन को कंटिन्यू किया गया था। मतलब पहले कोई प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट था जिसको एबॉलिश किया गया था, बट वो जो एबॉलिशन था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के रिपील होने के बाद भी कंटिन्यू रहा। अब ये प्राइवेट काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट क्या है ये समझ लेते हैं। तो प्राइवी क्या होता है, प्राइवेट। तो प्राइवेट काउंसिल क्या होती है, एक तरह की सीक्रेट कमेटी होती है। वो क्या करती है, स्टेट के हेड को एडवाइज़ करती है। अब स्टेट ये राज्य वाला स्टेट नहीं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, ये वाला स्टेट नहीं। स्टेट क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको स्टेट लिखा मिलेगा, जब भी आप पढ़ें किसी बुक से तो आप डिटेल में पढ़ें कि ये स्टेट में कौन से स्टेट की बात की जा रही है, राज्य वाले स्टेट की या फिर पूरे इंडिया की बात की जा रही है। मोस्टली जो स्टेट होता है वो पूरे इंडिया के रेफरेंस में यूज़ होता है। तो जो स्टेट का हेड होता है उसको एडवाइस करने के लिए एक सीक्रेट कमेटी होती है जिसको प्राइवेट काउंसिल बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा इंग्लैंड से लिया गया। तो इंग्लैंड में हमारी कौन है स्टेट की हेड, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है ना, तो उनको एडवाइस करने के लिए एक सीक्रेट कमेटी है जिसको प्राइवेट काउंसिल बोला जाता है। अब इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। इंडिया में जो प्राइवेट काउंसिल था उसको टॉप कोर्ट बोला जाता था। अभी फ़िलहाल प्रेजेंटली हमारे इंडिया में टॉप कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है ना। जैसे हाई कोर्ट में अगर किसी ने कोई पेटिशन डाली है और वहाँ से कोई फैसला आया है और सपोज़ वो पेटिशनर को लगता है कि हाँ सही नहीं है, मुझे हाई कोर्ट में मतलब इससे एक लेवल अप कोर्ट में अपील करना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट। मतलब हम वहाँ पे अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो बाउंड होगा, वो उसके बाद चेंज नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे, उससे पहले मतलब जब प्राइवेट काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट आया था उससे पहले क्या था, प्राइवेट काउंसिल जो था वो टॉप कोर्ट माना जाता था। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते थे उनके अगेंस्ट हम प्राइवेट काउंसिल में जा सकते थे, उस कोर्ट में जा सकते थे। एक और चीज़, प्रेजेंटली हम जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं उस टाइम उसे फेडरल कोर्ट बोला जाता था। तो बेसिकली जो प्राइवेट काउंसिल था वो टॉप कोर्ट था और फेडरल कोर्ट से अगर कोई पेटिशनर खुश नहीं है तो वो प्राइवेट काउंसिल में जा सकता था। बट जब फेडरल कोर्ट को 1949 में सुप्रीम कोर्ट से रिप्लेस किया गया तो प्राइवेट काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट को भी एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिशन ऑफ प्राइवेसी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 तब लेके आया गया था कि अब टॉप कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही होगा, प्राइवेट काउंसिल नहीं होगा। जुरिस्डिक्शन क्या होता है, अधिकार क्षेत्र की कहाँ कहाँ पर मतलब आपके अंडर में कौन सा एरिया आता है। सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंडर में इंडिया की पूरी टेरिटरी आती है ना। तो प्राइवेट काउंसिल के जुरिस्डिक्शन में भी पूरी टेरिटरी आती थी और फेडरल कोर्ट में भी। बट प्राइवेट काउंसिल जो था वो सुपीरियर था, फिर उसको ख़त्म कर दिया गया और फिलहाल अब कौन सुपीरियर है, सुप्रीम कोर्ट। दैन नेक्स्ट हमने पढ़ना है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देयर आर 6 मेन क्रिटिसिज्म जो हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब ऐसा कहा लोगों ने कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो जैसे हम वोट डालने चाहते हैं तो 18 जिसकी भी एज हो चुकी है वो सब वोट डाल सकते हैं। बट उस टाइम पे सोशल स्टेटस को देखकर, पैसे को देखकर, जॉब को देखकर, इस तरह से जो था उन लोगों को वोट करने का अधिकार, उन लोगों को वोटिंग राइट दिए जाते थे। हर किसी को वोट करने का राइट नहीं था। तो लोगों ने ये बोला कि समाज में, सोसाइटी में एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को ही वोट करने का राइट है और उन्होंने अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं। कॉमन मैन के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव चूज़ नहीं किए गए हैं। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। नेक्स्ट है नॉट अ सोवरन बॉडी। सोवरन का मतलब मैंने आपको समझाया था, वो बॉडी जो अपने फैसले खुद ले सके वो सॉवरन बॉडी होती है। अब लोगों ने इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट दिए, लोगों ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो ब्रिटिश इंडिया से एडवाइस ले रही थी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कैसे ले रही थी, आपको याद होगा क्लास 1 में हमने पढ़ा था, कैबिनेट मिशन आया था जिसने प्रपोजल रखे थे क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी सीट्स होंगी, कैसे क्या बनाया जाएगा, और वो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए थे, इंडिया के लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिए थे। तो कुछ लोगों का ऐसे कहना था कि क्योंकि वो प्रपोजल ब्रिटिश इंडिया ने रखे थे तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरन बॉडी नहीं थी। तीसरा है ड्रिफ्टिंग कमेटी। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी मत पढ़ना, ये है ड्रिफ्टिंग कमेटी। अब ड्रिफ्ट क्या होता है, वेलोसिटी से, स्पीड से रिलेटेड होता है। तो जो
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने बहुत लंबा टाइम ले लिया था। कितना लिया था अभी मैं आपको फैक्ट्स में बताऊंगी। बहुत लंबा टाइम ले लिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो इसलिए इसको ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला गया। देन डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। अब आपको पता है जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो सीट्स आई थी उसके लिए इलेक्शन हुए थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके लिए नॉमिनेशन हुए थे। जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो सीट्स आई थी उन सीट्स पे इलेक्शन हुए थे, और उसमें से 208 सीट्स जो थी वो कांग्रेस ने जीती थी। तो इस वजह से लोगों ने ऐसा बोला कि इसको डोमिनेट कौन करता है, कांग्रेस। द नेक्स्ट इज टेक्निकल लैंग्वेज। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे उसमें मोस्टली कौन थे, लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे आपको थोड़ा समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है एक बार में, क्योंकि उसमें बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की गई है। देन डोमिनेटेड बाय हिंदू। लोगों का ये कहना था कि उसमें जो है माइनॉरिटीज़ को, कुछ दूसरे रिलीजन्स को ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स थे वो कौन थे, हिंदूज थे। तो ये 6 क्रिटिसिज्म हैं, आपको ऐसे के ऐसे लर्न करने हैं और आपके रिटर्न एग्ज़ाम में लिख कर आने हैं। द नेक्स्ट इज़ फैक्ट्स। दिस इज़ द लास्ट वन। हमें फैक्ट्स पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। पहले टाइम कितना लिया था, 2 years 11 months एंड 18 days। कहीं पे अगर आप जैसे मान लो गूगल पे कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हो, एमसीक्यू सोल्व करते हो, तो ये 18 डेज़ की जगह कहीं पे 17 और कहीं पे 16 या 19 भी लिखा मिलेगा, बट आपको यही लर्न करना है। अगर तो ऑप्शन में 18 डेज़ है फिर तो 18 डेज़ वाला सही है, और अगर ये नहीं है तो 16, 17 या 19 वाला आप सही कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर उस टाइम कितना आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेटअप पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 64 लाख रुपीज़। द नेक्स्ट वन पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ इट कंटिन्यूड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट। अब हमारे पास कोई पार्लियामेंट तो थी नहीं, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। कब से लेकर कब तक, 26 जनवरी 1950 से लेकर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस तक, जब कब हुए थे 1951 1952 में। देन इट्स सिंबल वॉज एलिफेंट, एलिफेंट को सिंबल रखा गया था। देन कैलीग्राफर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो हाथ से लिखा गया था, वो प्रिंट नहीं किया गया था। और उसके कैलीग्राफर कौन थे, प्रेम बिहारी नरेन रैजदा। वो उन्होंने ओरिजिनल वर्जन लिखा था। जो ओरिजिनल वर्जन था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिंदी में नहीं था। जो हिंदी वर्जन लिखा था वो किन्होंने लिखा था, वसंत कृष्ण वैद्य। जो ओरिजिनल वर्जन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंग्लिश में लिखा गया था। बाद में 1987 में 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर, जैसे मैंने आपको बताया था ना 104 अमेंडमेंट्स हुए थे, तो उनमें से जो 58th अमेंडमेंट हुआ था 1987 में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिखा गया, और वो किन्होंने लिखा था, वसंत कृष्ण वैद्य ने। उसके बाद है पेंटिंग्स, नंदलाल बोस। उसके बाद है ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटीफाई करने का काम किया था। बट अगर आपके पास एमसीक्यूज़ में आता है कि पेंटिंग किसने बनाई थी, तो आप नंदलाल बोस लिख कर आएंगे, पहले प्रायोरिटी जो है उनके नाम की है। देन प्रियम्बल की अगर हम बात करें, वो ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने जो था वो ब्यूटीफाई किया था, बट पेंटिंग जो थी वो नंदलाल बोस ने बनाई थी। तो अगर पेंटिंग आता है तो उनका नाम आएगा, और अगर प्रियम्बल आता है तो ब्योहर राम मनोहर सिन्हा का। तो ये था आपका पूरा चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा था। अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे थे जितने भी पॉइंट्स, ये मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इंस्टाग्राम पर बना लेंगे चैनल और वहाँ शेयर कर देंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं चाहिए तो आप वीडियो से पढ़ लेना। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।